अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 148। इतनी केयरिंग लड़की। लैला की लंबी सी चोटी के एक एक गिरह खोलते हुए सुजॉय जैसे खुद में ही पिघला जा रहा था। लैला ने जब महसूस किया कि सुजॉय ये कुछ ज्यादा ही स्लो कर रहा है तो उसने धीरे से कसमसाते हुए कहा, जल्दी करे ना। लैला की बात सुनते ही सुजॉय जैसे ख्यालों से जागा और उसकी उंगलियां पहले से कुछ तेज चलने लगी। आखिरी गिरह खुलते ही लैला के बाल जैसे रेशम के गुच्छों की तरह उसकी पूरी पीठ पर बिखर गए। तब लैला ने जल्दी से खुद को सुजॉय से दूर करते हुए कहा, सॉरी, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया था। सुजॉय ने उसकी घबराहट को एंजॉय करते हुए कहा, हाँ, वैसे भी मेरी 6 फीट की हाइट को पहुंचने के लिए पैर फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है। सुजॉय का इतना कहना था कि लैला ने घूर कर उसकी तरफ देखा, जबकि सुजॉय के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट मौजूद थी। इसके बाद सुजॉय ने जैसे ही मुंह बंद करने की कोशिश की, वैसे ही उसे वो मछली का कांटा फिर से चुभने का एहसास दे गया। उसने जल्दी से मुंह खोलते हुए कहा, अब ये निकालोगी या मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं? ये सुनते ही लैला हड़बड़ाते हुए बोली, मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी। कहकर उसने पास रखी चेयर घसीटकर सुजॉय के कुछ और करीब कर दी और कहा, आप इस पर बैठिए, मैं देखती हूँ। सुजॉय ने पीछे मुड़कर चेयर को देखा और उस पर बैठ गया। अब लैला एक बार फिर से उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसने कुछ झुककर उसके मुंह में झांका और फिर कांटे की पोजीशन देखकर एक बार में ही खींचकर निकाल दिया। कांटे के निकलते ही सुजॉय ने गहरी लंबी चैन की सांस ली और फिर बोला, मुझे लगता है कि अब मुझे फिश करी खाने का इरादा कैंसिल कर देना चाहिए। ये सुनकर लैला को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वापस से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा, आप अगर ऐसे खाना छोड़कर उठ जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप बैठिए, मैं आपको कांटे निकाल कर देती हूँ। ये सुनते ही सुजॉय कुछ ठिठक सा गया। मन से जैसे आवाज आई, इतनी केयर। हालांकि ये सुनकर उसे बेहद अच्छा भी लगा था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने मना करते हुए कहा, मैं दाल चावल खा लेता हूं ना अच्छे से, इतनी टेंशन क्यों लेना। तब तक दोनों वापस से टेबल के पास पहुंच चुके थे। मारिया अपना खाना फिनिश करके उठ चुकी थी। सुजॉय जब अपनी चेयर पर बैठा तो लैला भी अपनी चेयर उसके कुछ और करीब करके आ बैठी। फिर उसकी प्लेट से फिश के पीसेस उठाकर उसमें से सारे कांटे निकालने लगी और सुजॉय ये सब खामोशी से देखता जा रहा था। उसे इस वक्त लैला दुनिया की सबसे केयरिंग लड़की लग रही थी। उसने उसे देखते हुए याद करने की कोशिश की कि आखिर बार लतिका जी ने कब उसे प्यार से खाना खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन दिमाग पर काफी जोर देने के बाद भी उसे लतिका जी से जुड़ी ऐसी कोई मेमोरी याद ही नहीं आई। लैला ने धीरे धीरे करके सारे पीसेस के कांटे निकालकर उसकी प्लेट में वापस से डाले और फिर धीरे से बोली, आप खाइए, अब सारे कांटे निकाल दिए मैंने। कहते हुए उसने अपने खुले हुए रेशमी बालों को धीरे से एक कांधे की तरफ समेट लिया। उसके घने घुंघराले लंबे बाल अब उसके गोद में भर से गए थे। लैला कुछ कुछ बोल तो रही थी, लेकिन सुजॉय को उसके चांद से चेहरे के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। हर कौर उठाते हुए वो एक नजर लैला को जी भरकर देखना नहीं भूल रहा था। कबीर अपने स्टडी में बैठा किसी सोच में गुम था। तभी अश्विन ने उसे आकर कहा, कुछ प्रोड्यूसर्स के फोन आए थे नए प्रोजेक्ट साइन करने के लिए। वो सभी लोग आपको लैला मैम के साथ कास्ट करना चाहते हैं। आपने इस बारे में कुछ सोचा है? अश्विन ने महसूस किया कि ये सुनते ही कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक सी उभर आई। उसने अश्विन से एकदम से कहा, जरा सहगल को फोन लगाओ। सहगल को फोन लगाने का नाम सुनते ही अश्विन ने चौंक कर कबीर का चेहरा देखा। उसने हैरान होते हुए पूछा, सहगल साहब को? जैसे वो ये कंफर्म करना चाह रहा हो कि कहीं उसे सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई। कबीर ने उसे लगभग घूरते हुए कहा,
हाँ, सहगल साहब को ही फोन लगाने को कह रहा हूं। कबीर का ऐसा सख्त लहजा सुनकर अश्विन थोड़ा कॉन्शियस सा हो गया। साथ ही उसे 2 साल पहले की इंसिडेंट भी याद आ गई थी, जब कबीर को कहीं से ये पता चला था कि सहगल फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ लड़कियों के दूसरे गंदे बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। तो तभी से उसने ये तय कर लिया था कि वो सहगल के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाएगा। और यही वो बात थी जो अश्विन को परेशान कर रही थी। लेकिन कबीर के ऑर्डर के सामने वो अभी कोई और सवाल करने की पोजीशन में नहीं था। इसीलिए उसने सीधे कॉर्डलेस उठाकर सहगल के यहाँ का नंबर डायल कर दिया। कॉल पर जब सहगल आया तो अश्विन ने कॉर्डलेस कबीर की तरफ बढ़ा दिया। जितनी हैरानी अश्विन को थी, उतनी ही ज्यादा सहगल की आवाज से भी झलक रही थी। उसने फोन हाथ में लेते हुए कहा, कितना खास दिन है आज कि खुद कबीर कपूर ने मुझे कॉल किया है। मेरी याद कैसे आई कबीर? कबीर ने उसके सवालों को अनसुना करते हुए एकदम से कहा, उस दिन जिस फिल्म के बारे में आप बात कर रहे थे ना, वो स्क्रिप्ट भिजवा देना। जम गई तो हम लोग साथ में आपकी अगली फिल्म कर सकते हैं। ये सुनते ही सहगल पर जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने एकदम से चौंक कर पूछा, तुम यकीन नहीं करोगे कबीर, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें 2 साल पहले ली हुई अपनी कसम को भूलना पड़ रहा है। हालांकि अभी उस दिन जब मैं लैला से इस बारे में बात करना चाह रहा था, तो वो तुम ही थे जिसने उसका हाथ पकड़कर इतने लोगों के सामने मेरे पास से उठा दिया था। लेकिन कबीर पर जैसे उसकी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर से उसका जवाब देने के बजाय अपनी बात कही, कुछ चीजें हम नहीं सहगल, वक्त तय करता है। तो तुम समझ जाओ कि ये फैसला मेरा नहीं बल्कि वक्त का है। 1-2 दिन में मिलते हैं ताकि बाकी सारी बातें डिसाइड की जा सके। सहगल ने एकदम से हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं कल ही स्टोरी भेजता हूँ तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल था, अगर तुम जवाब देना चाहो तो। कबीर ने सपाट लहजे में पूछा, अगर जवाब देने लायक हुआ तो जरूर दूंगा। तब सहगल ने कहा, अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ जाती है तो क्या तुम लैला को भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार कर लोगे? कबीर ने एक बार फिर से उसी एटीट्यूड में जवाब दिया, ओ कम ऑन सहगल, पहले स्टोरी मुझे तो पसंद आ जाए, और एक बार मुझे स्टोरी पसंद आ जाएगी तो शायद किसी के इनकार करने की कोई वजह नहीं होगी। सहगल ने जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा, ओके कबीर, मान गए। सहगल ने जब फोन रखा तब कबीर ने कॉर्डलेस वापस अश्विन को थमाते हुए कहा, अब आएगा खेल में असली मजा। तभी अश्विन ने पूछा, लेकिन सर, ये इंसिडेंट बेहद गजब का था कि आप और पाहूजा साहब ने लैला मैम को सेम टाइम में सेम सरप्राइज देने का सोचा। तब कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी अपने आप को रेस में बनाए रखने के लिए ऐसे कोइंसिडेंस क्रिएट करने पड़ते हैं अश्विन। हर बार आप किस्मत के भरोसे तो रह नहीं सकते। अश्विन पर जैसे हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। उसने बेयकीनी भरे लहजे में पूछा, इसका मतलब है सर कि आप पहले से जानते थे कि? कबीर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ अश्विन, वो किसी से मिलने के लिए मैं शोरूम गया हुआ था। वहीं मैंने कार के पेपर बनते हुए देखे जो लैला के नाम पर थे, और वहीं से मुझे लगा कि शायद ये रास्ता हो सकता है लैला को आजमाया जा सके। अश्विन पूरे ध्यान से उसकी बात सुन रहा था और तब कबीर ने कहा, और देखो, हमेशा की तरह इस बार भी लैला ने मेरे उम्मीद के मुताबिक ही फैसला लिया। उस लड़की में कोई तो बात है अश्विन। कहते हुए कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी, जबकि अश्विन उसकी बातों को सुनकर हामी भर रहा था। पाहूजा साहब आज सुहाना से मिलने के लिए आए हुए थे। जैसे ही सुहाना ने उन्हें बताया कि वो लोग लैला और नरेन को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं, पाहूजा साहब बेहद खुश हो गए। फिर उन्होंने सुहाना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मैंने तुम्हारी फिल्म देखी, वाकई में तुम एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर बनने वाली हो। और पता है, उस फिल्म को देखने के बाद मुझे यह एहसास और दुखी कर गया कि मैंने वक्त रहते तुम्हें इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया था। शायद मैंने तुम्हारी माँ के सामने तुम्हारे फेवर में बोलने के लिए
थोड़ी सी भी हिम्मत जुटा ली होती ना, तो इन गुजरे 2 सालों में तुम्हें हमसे यूं दूर रहकर परेशान नहीं होना पड़ता। सुहाना उनकी अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात सुनकर इमोशनल होते हुए बोली, नहीं डैड, आपको इसके लिए कुछ भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन 2 सालों में घर से दूर रहकर मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो मैं घर में रहकर नहीं सीख पाती। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद मैं अगर अभी तक घर पर रहती तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस ही ना होता और ना ही मैं ऐसे इंडिपेंडेंटली जीना सीख पाती। इसीलिए मुझे लगता है कि उस वक्त मेरे साथ माँ का वो रवैया मेरे लिए काफी अच्छा रोल प्ले कर गया। पाहूजा साहब बेटी की ऐसी पॉजिटिव बातें सुनकर बेहद खुश हो गए। तभी उन्हें जैसे ख्याल आया और उन्होंने पूछा, फिर कब शुरू करने जा रहे हो तुम लोग अपनी फिल्म? तब सुहाना ने उन्हें बताया, वो डैड, लैला की वजह से अभी कोई ऐसी डेट नहीं तय की है। उसके कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो कोई कंफर्म डेट नहीं बता पा रही है। जैसे ही वो बताती है, माया बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेगी। इनफैक्ट माया ने तो अपनी तरफ से तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। सुहाना से बात करते हुए पाहूजा साहब का मन रह रहकर एक ही सवाल की तरफ जा रहा था, और वो सवाल नरेन के बारे में था। दिवाली सेलिब्रेशन की रात उन्होंने सुहाना और नरेन को जिस तरह से आपस में बातें करते हुए और वक्त बिताते हुए देखा था, उसके बाद उनके मन में ये सवाल उठना जरूरी था। लेकिन एक बाप होते हुए वो अपनी बेटी से ये सवाल कैसे करे, उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास था कि उन्हें पिछली गलती फिर से नहीं दोहरानी। इसीलिए कुछ देर की बातों के बाद उन्होंने कुछ सीरियस मूड में कहा, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी बेटा। कहिए ना डैड, सुहाना ने उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। तब पाहूजा साहब ने नजरें झुकाए हुए कहा, मुझे नहीं पता कि सुहाना, मुझे इस टॉपिक पर तुमसे कैसे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सच है कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हारे बहुत क्लोज नहीं रह पाया हूं, जिसकी भरपाई मैं अब चाह कर भी नहीं कर सकता हूं बेटा। लेकिन अभी भी मेरे हाथ में एक चीज ऐसी है जिसको मैं तुम्हारे लिए आसान कर सकूं। शायद इसीलिए मैंने तय किया है कि मुझे तुमसे इस टॉपिक पर बात करनी है। सुहाना को पाहूजा साहब की बातें कुछ अजीब सी लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डैड कहना क्या चाहते हैं। उसने कंफ्यूज्ड अंदाज में पाहूजा साहब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता डैड आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी कहना है आप बगैर किसी भूमिका के कहिए। मैं सिर्फ आपकी वो बात सुनना चाहूंगी। मुझे पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अब उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहाना की ये बात पाहूजा साहब के दिल में एक कचोट सी पैदा कर गई। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे ये सारी बातें कह लेने दो। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है बेटा, लेकिन अब मुझे अपनी ये गलती सुधारनी है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नरेन को लेकर तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स हैं? नरेन का नाम सुनते ही सुहाना के चेहरे पर एक झिझक और शर्म सी आ गई, और सुहाना के चेहरे का ये रंग पाहूजा साहब को सब कुछ समझाने के लिए काफी था। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं बेटा, इसीलिए इस मामले में तुम जो भी फैसला लेना चाहोगी, तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। सुहाना ने एक नजर पाहूजा साहब की तरफ देखा और फिर उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए खुशनुमा लहजे में कहा, थैंक यू सो मच डैड। आप नहीं जानते कि आपने मेरे मन का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। सुहाना की बात सुनकर पाहूजा साहब के चेहरे पर भी एक सुकून सा बिखर गया। अगली सुबह लैला की आंखें डोरबेल की लगातार आवाज से खुली। उसने घड़ी में देखा तो अभी 6 भी नहीं बजे थे। उसने अलसाई हुई आवाज में जैसे खुद से ही कहा, इतनी सुबह कौन आया होगा भला? लगातार बजती हुई डोरबेल से उसे यह एहसास हुआ कि शायद मारिया अभी बाथरूम में है, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल पा रही। इसीलिए उसने बिखरे हुए बाल अपने एक कंधे पर समेटे और दरवाजा खोलने आ गई।
दरवाजा खोलते ही उसे सुजॉय नजर आया। लैला ने कुछ हैरान होते हुए पूछा, आप इतनी सुबह सुबह? इधर गांव में नंदराय जरूरतों का सामान लिए साथ में अम्मा को भी लेकर बंबई के लिए रवाना हो रहा था। अम्मा को स्लीपर वाले डब्बे में सुलाकर नंदराय यूं ही ट्रेन के गेट के सामने चला आया था। दरवाजे पर मूंगफली और चाय बेचने वाले भी खड़े थे, जिन्हें शायद अगले स्टेशन पर उतरना था। सुबह निकलने की हड़बड़ी में उसने अम्मा को तो नाश्ता करा दिया था, लेकिन खुद एक कप चाय भी नहीं पी थी। अब जब सामने चाय वाले को देखा तो उसे चाय की बेहद तलब सी महसूस हुई। एक चाय बढ़ाना, कहकर उसने अपने कुर्ते की जेब में से पैसे निकाले और साथ ही मूंगफली भी खरीद ली। चाय का कप और मूंगफली का लिफाफा लेकर वो अपनी सीट पर आ बैठा। फिर सामने मूंगफली का लिफाफा रख उसमें से कुछ दाने निकाल कर चाय के साथ खाने लगा। यहाँ तक कि सारी मूंगफली और चाय दोनों ही खत्म भी हो गई। उसने लिफाफे के अंदर छिलके रखकर जैसे ही वो लिफाफा फेंकने के लिए उठाया ही था कि तभी उसकी नजर अखबार के उस टुकड़े पर गई जहां फिल्मों के बारे में छपा हुआ था। नंदराय की नजर वहीं की वहीं अटकी रह गई। उसके मुंह से बरबस ही निकला, हे भगवान, इसकी शक्ल तो एकदम उसी की तरह मिल रही है। क्या अपने बेटे से मिलने आ रहे नंदराय को मिलेगा लैला का भी निशान और पता? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।